नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं आम आदमी पार्टी, जो कि आम आदमी का होने का दावा करती थी और उसके नेता केजरीवाल, जो अपने आप को नेता नहीं कार्यकर्ता कहकर दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी होने का दावा करते थे। लगता है कि अब उनकी पोल खुल गई है, क्योंकि लगातार ऐसे कई मुद्दे सामने आ रहे हैं जो कि केजरीवाल की पोल खोलने के लिए पर्याप्त माने जा रहे हैं। केजरीवाल कहते थे कि यह हमारा राजनीतिक आंदोलन है, हम कभी भी राजनीति नहीं करेंगे, दल नहीं बनाएंगे। उन्होंने दल बनाया। उन्होंने कहा कि हम मरते दम तक, आखिरी सांस तक अनशन करेंगे। उन्होंने उसको बीच में छोड़ दिया। उन्होंने कहा अन्ना का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो छोड़ दिया। फिर कहा कि हम ईमानदार लोगों को टिकट देंगे, लेकिन कई बेईमानों का आरोप जिनके ऊपर है उनको भी टिकट दिया। यह कहा कि देश के राजनेताओं को एंट्रेंस एग्जाम होनी चाहिए और एंट्रेंस एग्जाम के बाद ही कोई राजनीति में आए। क्या ऐसा किया? नहीं। इन्होंने कहा कि शिक्षा का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन 10वीं 12वीं वालों को भी टिकट दिया। केजरीवाल के ऐसे कई दावे एक साल के अंदर बदल हो गए और अब तो स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद लगता है कि वोटिंग के पहले शायद दिल्ली को जागने का मौका मिला और केजरीवाल की पोल खुल गई। यह आरोप उनके ऊपर उनके विरोधक लगा रहे हैं। हम आपके सामने रख रहे हैं और देश को पूछ रहे हैं कि क्या केजरीवाल की पोल खुल गई है? क्या है आपका कहना? आप कॉल करके हमको बता सकते हैं। नजर डालते हैं डिटेल में पहले मुद्दे पर। राजनीतिक पार्टियों से अपने आप को अलग बताने वाली आम आदमी पार्टी आज उसी कतार में आकर खड़ी हो गई है, जहां पर पार्टी हित सर्वोपरि और करोड़पतियों की कतार पार्टी के खेवनहार होते हैं। केंद्रीय आला कमान से अलग, लाल बत्ती से परहेज, बिना सुरक्षा बल के प्रचार प्रसार करने से लेकर आलीशान सरकारी बंगले से अलग रहने का वादा करने वाली पार्टी आज कटघरे में खड़ी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनकी पार्टी का कोई भी सांसद और विधायक 25,000 से ज्यादा वेतन नहीं लेगा, साथ ही पूर्ण वित्तीय पारदर्शिता के साथ कार्य करेगी तथा करोड़पतियों को टिकट नहीं देगी। मगर आज इन दावों की पोल खुलकर सामने आ गई है। अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो आम आदमी पार्टी के दावे सिर्फ हवा हवाई नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी की सबसे अमीर उम्मीदवार हैं शाजिया इल्मी और उनके पति के पास लगभग 32 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। इनके अलावा उत्तम नगर से प्रत्याशी देशराज राघव के पास 12 करोड़ रुपए की संपत्ति, नरेला से चुनाव लड़ रहे बलजीत सिंह मान के पास 8 करोड़ 67 लाख रुपए, महरौली के नरेंद्र सिंह के पास 3 करोड़ 7 लाख रुपए, मादीपुर से गिरीश सोनी के पास 1 करोड़ 25 लाख रुपए, राजौरी गार्डन से प्रीतपाल सिंह के पास 1 करोड़ 70 लाख रुपए, तिलक नगरी से जरनैल सिंह के पास 1 करोड़ 70 लाख रुपए, विकासपुरी से महेंद्र यादव के पास 1 करोड़ 57 लाख रुपए, कालकाजी से धर्मवीर सिंह के पास 1 करोड़ 4 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। आपके 34 प्रत्याशियों में से लगभग 45% उम्मीदवार करोड़पति हैं। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि इस पार्टी के दावे और हकीकत में कितना ज्यादा आकाश पाताल का अंतर है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कल तक दूसरी पार्टियों के नेताओं और करोड़पतियों की पोल खोलते दिखाई दे रहे थे, मगर आज उनकी पार्टी ही करोड़पतियों को टिकट देकर चर्चाओं में है। दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले अरविंद केजरीवाल 2002 से 2004 के बीच 2 साल की पढ़ाई करने देश के पैसे से विदेश गए, लेकिन वहां से लौटे तो इन्हें नौकरी से विरक्ति हो गई। ज्ञान लेने के बाद कानूनन इन्हें 2 साल तक नौकरी में रहते हुए देश की सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं की। एनजीओ बनाकर जनता के जज्बात से खेलने लगे। क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं था? क्या ये देश की जनता के धन के साथ धोखा नहीं था? केजरीवाल ने अन्ना का भी केवल यूज ही किया। अन्ना के साथ रहते हुए वे राजनीति का विरोध करते रहे और जब देखा कि अब उनके खेल के मुताबिक माहौल तैयार हो चुका है तो राजनीतिक पार्टियां लेकर मैदान में उतर आए। तो वहीं भ्रष्टाचार और अमीरों की राजनीति पर
उंगली उठाने वाली शाह जिया इल्मी अब सवालों के घेरे में हैं। 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की मालकिन लाखों करोड़ों के गारे न्यारे करते स्टिंग ऑपरेशन में नजर आ रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर कुमार विश्वास कवि सम्मेलन करने के लिए कैश पैसे लेकर आयकर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कैमरे में कैद हो चुके हैं। इल्मी वीडियो में रिपोर्टर से कहती नजर आती हैं कि पार्टी नगद में ही चंदा स्वीकार करती है। वित्तीय पारदर्शियों का दावा करने वाली पार्टी नकद चंदा स्वीकार कर ये साबित कर दिया है कि पैसे के लेन देन में वे कितने पारदर्शी हैं। मगर अब सच्चाई सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी खुद ही कातिल, खुद ही मुंसिफ की भूमिका में नजर आ रही है। इन सब के अलावा आम आदमी पार्टी ने FIR की सेंचुरी पूरी कर ली है। अब तक आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कुल 359 FIR दर्ज कराई जा चुकी हैं। इनमें आम आदमी पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा 100 FIR दर्ज हो चुकी हैं। केजरीवाल विदेशों से सैकड़ों करोड़ रुपए चंदा लेने के मामले से अभी उभरे भी नहीं थे, लेकिन अचानक आए स्टिंग ऑपरेशन ने केजरीवाल के रहे सहे दावे भी दुनिया के सामने उजागर कर दिए। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या केजरीवाल की पोल खुल चुकी है? तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलना जरूरी है, क्योंकि कोई आम आदमी का नाम लेकर अगर अमीरों का दलाल बनने का भी आरोप झेलता है तो उस वास्तव में क्या है यह जानना और समझना जरूरी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। बोलिए। हाँ सुरेश जी, मुझे जो है ना शुरू से ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर शुरू से ही जो है शक रहा है कि ये आदमी जब अन्ना के नहीं हुआ, बीजेपी का नहीं हुआ, कांग्रेस का नहीं हुआ, तो ये और किसका होगा? हाँ मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आदमी जो है मतलब महत्वाकांक्षी है सिर्फ। धन्यवाद। ये व्यक्तिगत केवल खुद के लिए महत्वाकांक्षी है और इसलिए अब तक ये किसी के नहीं हुए। अब तक जिनके साथ इन्होंने काम किया उनके ही खिलाफ इन्होंने सीडी का उपयोग किया और फिर से आरोप लगाया। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार, मैं यशपाल नोएडा से बोल रहा हूँ। हाँ सर, एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ जी भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी से हैं, लेकिन ये हमारे नेता तो है ही नहीं। एक्चुअली अगर ये कर्मठ और ईमानदार थे तो इन्होंने अपना डिपार्टमेंट क्यों छोड़ा? हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, हम मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करके प्रॉब्लम को फेस करते हैं, लड़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, आगे फिर भी नौकरी करते रहते हैं। ये अपना डिपार्टमेंट छोड़ के भागा है, क्यों छोड़ के भागा है? ये मेहनती है ही नहीं आम आदमी, ये हमारे नेता है ही नहीं, आम मतलब पब्लिक के नेता है ही नहीं। और फिर दूसरी बात ये रही विश्वास की, तो इन्होंने अन्ना जी के सगे नहीं हुए तो ये दिल्ली के क्या सगे होंगे, भारत के क्या सगे होंगे? धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल पर सबसे बड़ा आरोप अगर कोई लगता है तो वो है कि उन्होंने एक ऐसे आंदोलन का खुद के स्वार्थ के लिए बलि चढ़ाया जो आजाद भारत का इस पीढ़ी का कम से कम सबसे बड़ा आंदोलन था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी सड़क पर आया था। अन्ना की इमेज का फायदा उठाकर, जिस केजरीवाल को कोई नहीं जानता था, वो केजरीवाल ने अपने आप को अन्ना के भी आगे प्रस्तुत करने का प्रयास किया और सबसे बड़े आंदोलन का वहां गला घोट दिया। अगले बोलो। जय हिंद। हाँ नमस्कार सर। बोलिए। हाँ नमस्ते सर। बोलिए। हाँ सर, ये केजरीवाल ये ऐसा तो है रुपया है ना, जो दिल्ली का रामलीला मैदान ये सब कुछ देख सकता है। ये छुपा हुआ जो बोलते हैं ना गद्दार, बहुत बड़ा गद्दार है। इसकी सच्चाई अभी अब सामने आएगी। चलिए, बहुरुपया से लेके क्या क्या आरोप खुद उस व्यक्ति पर लग रहे हैं जो लोगों को बहुरुपया कहने की बात करता था, क्योंकि केजरीवाल ने रूप ही इतने बदले हैं कि ऐसा लोग उनके ऊपर कहने के लिए शायद मजबूर है। अगले कॉल। जय हिंद। जो ये टॉपिक चल रहा है इसमें केजरीवाल के ऊपर और आम आदमी पार्टी के ऊपर, तो अभी सुरेश जी की स्पीच में सुन रहा था
तो उसने बहुत अच्छा कहा, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती, क्या करोड़पति होना गुनाह है? बिल्कुल नहीं है। 10 साल बंदे ने कोई फ्लैट खरीदा, बिल्कुल नहीं है। कीमत अगर 50 लाख रुपए हो गई है तो उसमें उसकी क्या दिक्कत है उसमें? तो क्यों अगर करोड़पति लोग टिकट लेके चुनाव अगर लड़ रहे हैं, अगर वो साफ छवि के हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? पहली चीज। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज जिससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन में ताजिया ने ये किया है, चाहे जो भी हुआ है, बट स्टिंग ऑपरेशन की जब तक पूरी सच्चाई सही नहीं आ जाती, तब तक किसी को बिल्कुल गलत साबित कर देना, आई डोंट थिंक ये सही बात है। ठीक है, चलिए, आपने जो बात, दो मुद्दे उठाए हैं, दोनों मुद्दे आपके जवाब देने जरूरी है। आपका जो कहना है कि स्टिंग ऑपरेशन की सच्चाई की बात है, तो कभी क्या जो गुनहगार साबित होता है या जिसके ऊपर आरोप लगता है, वो खुद ही उस वीडियो को देखकर अपने आरोपों की बात की सफाई देने का मौका कैसे मांग सकता है? थर्ड पार्टी वह उसमें इन्वॉल्व करनी जरूरी है, और जिसने स्टिंग किया है उसने ऑफर भी किया है, तो उसको क्यों ठुकराया गया? दूसरा, हमेशा केजरीवाल ये कहते थे कि जब भी आरोप लगेगा, इंक्वायरी होने तक वो उस पद से दूर रहेंगे, उस व्यक्ति को दूर करेंगे। इसी आधार पर उन्होंने राजनीति के कई लोगों को यह कहा कि आप पद से दूर हुए, लेकिन जब खुद उनके ऊपर आरोप लगे तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके सहयोगी एडवोकेट प्रशांत भूषण और बाकी लोगों के ऊपर जब आरोप लगे तो करीब 1 साल पहले उन्होंने कहा था कि 3 महीने में हमारा इंटरनल लोकपाल इंक्वायरी करके इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट देगा और हम कार्रवाई की घोषणा करेंगे। उसके बाद वो इस विषय को ऐसे भूल गए या लोगों को भुलवा दिया कि इस विषय पर उन्होंने दोबारा कभी भी बात नहीं की। रही बात आपने जो कहा, करोड़पति होना क्या गुनाह है क्या? तो बिल्कुल नहीं, बल्कि भामाशाही इस देश में हुए जिन्होंने महाराणा प्रताप को मदद की अपनी लड़ाई के लिए। इस देश में अमीर गरीब ऐसा फर्क तो इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि जो अमीर है वो गरीबों को लूट कर बड़ा बनता है, इसलिए अमीरों के खिलाफ इन्होंने अपने आप को आम आदमी का प्रतिनिधित्व घोषित किया। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो करोड़पतियों को दिया। यह हम कह रहे हैं, अमीर होना अगर ईमानदारी के साथ अगर कोई पैसा कमाता है, बड़ा होता है, तो ये उसका पुरुषार्थ है, इसलिए उसके खिलाफ हम कभी नहीं बोलेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद सर, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ, बीएन कौशिक। हाँ, मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूँ जो आप न्यूज में दिखा रहे हो। एक केजरीवाल बहुत धोखेबाज आदमी और ऐसा धोखा दिया है इसने। मैं इस बात को लेके बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, अगर कुछ हमें सुधार करना है तो हमें आगे आना पड़ेगा, और केजरीवाल जो पार्टी लेकर आया है, सुधार के लिए लेकर आया है। इस तरह का जो न्यूज आप दे रहे हैं, एक वो गद्दार है, उसने गद्दारी की, ये बिल्कुल नाइंसाफी। चलिए, हम नहीं कह रहे हैं, हम तो बस लोग क्या कह रहे हैं ये दिखा रहे हैं। आप उनको ईमानदार कहते तो आपको भी दिखा रहे हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि जो केजरीवाल का समर्थक है वो कॉल न करे, कोई भी कॉल कर सकता है। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर अपनी बात को कह सकता है। देश में लोकतंत्र होना हो बिंदास में है, और इसलिए हम आपके सामने विषय लेकर आए हैं। हम यही तो जानना चाहते हैं कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, आम आदमी क्या कहता है, विशेष आदमी क्या कहता है। एक अति विशेष व्यक्ति जिनको खुद केजरीवाल कहते हैं कि ईमानदार है, वो वीके सिंह जो सेना के प्रमुख रहे, वो इनके बारे में क्या कहते हैं, खुद सुनिए। ये उनका वीडियो ऑडियो आप खुद देखिए, वो क्या कहते हैं केजरीवाल के बारे में। केजरीवाल अन्ना के साथ आए, नाम कमाया। मेरा अपना विश्लेषण है कि शायद उनके मन में जिस दिन से वो अन्ना के साथ जुड़े थे, पार्टी बनाने की चाहत है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन खड़ा हुआ। पैसे अरविंद केजरीवाल ले गए, उनके कार्यकर्ता घूम रहे और कहते हैं जी हम तो अन्ना जी के साथ हैं। उसके अंदर काफी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कुर्सी की चाह रखते हैं। ये हमको डिस्ट्रिक्ट का बना दीजिए, हम यहाँ पे बैठ के हमको ऑफिस दे दीजिए, हमको कितना पैसा मिलेगा, हम कैसे काम करेंगे। जब अनशन पे बैठे और 23 लोगों ने जो चिट्ठी लिखी कि आप पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव दीजिए, उन्होंने खट से अपनी पार्टी बनाई। उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन अन्ना के चारों तरफ तैयार किया। तो जब वो गए तो अन्ना को अकेला छोड़ दिया, चले, और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। और उनका सिर्फ एक ध्येय है कि पार्टी बनकर दिल्ली में किस तरीके से कुछ सीट ली जाए। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर शायद दूसरे स्टेट के अंदर हाथ लड़े। बहुत सीमित और फोकस्ड
उद्देश्य है। यह है जनरल वीके सिंह, जिनकी ईमानदारी का दावा करते हुए खुद अरविंद केजरीवाल ने ही इनका पूरा समर्थन किया था और सरकार के खिलाफ बोले थे। हम आपको बता दें, जो कॉलर ने यहां पर बात की है, हम अपनी कोई राय नहीं दे रहे, हम तो बस आपको राय रखने के लिए मंच दे रहे। ये वीके सिंह क्या कहते हैं आप सुन रहे हैं, ऐसे बाकी और भी लोग क्या कहते हैं ये भी हम आपको सुनाएंगे। अरविंद केजरीवाल खुद क्या कहते हैं ये भी आपको दिखाएंगे। और हम अरविंद केजरीवाल को भी अपील करते हैं कि आप यहां पर कॉल करके अपनी बात को बता सकते हैं। हम इस कार्यक्रम में किसी को अपनी तरफ से इन्वाइट नहीं करते, हम कहते कि ये खुला मंच है, जो भी चाहे अपनी बात को रख सकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, मैं हरिद्वार से पंचायत बोल रहा हूँ। सर मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे अरविंद केजरीवाल MNCs के दलाल लगते हैं, क्योंकि काला धन पे पहले हम जो आवाज उठाई थी वो बाबा रामदेव ने उठाई थी, और उनका इन्होंने जो सारा आंदोलन था वो हाईजैक करके मीडिया को अपनी तरफ कर लिया, और उनके साथ जो बुरा हुआ मीडिया ने कुछ भी इसको कवर नहीं किया, और ये बहुत गलत हुआ है। इसलिए मैं नहीं मानता कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार व्यक्ति हैं। तो सर मैं इतनी बात रखना चाहता हूँ आपके सामने। धन्यवाद। धन्यवाद। काले धन के खिलाफ ये बात करते हैं, ये कहते हैं कि हर एक व्यवहार एक नंबर में होना चाहिए, कहीं पर भी कैश की डीलिंग नहीं होनी चाहिए, और इन्हीं के लोग कैश में क्या क्या डील करते हैं आप खुद देख चुके हैं। अगले कॉल। जय हिंद। सुरेश जी, हाँ, ये केजरीवाल के विषय पर आज जो आपने ये टॉपिक उठाया है, मेरा ये कहना है कि केजरीवाल ने जो भी कुछ किया ये कांग्रेस की शह पर किया, क्योंकि आप घटनाक्रम देखिए, पिछले 2 सालों से बल्कि 3 सालों से स्वामी रामदेव जी एक मुद्दा उठा रहे थे काले धन का, और काले धन के मुद्दे पर उन्होंने पूरी देश की जनता को एक साथ किया, और एक तरह का एक ऐसा मूवमेंट खड़ा हो गया था जिसको कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि दबाया जाना बहुत जरूरी है। ऐसे में अचानक से एक जन लोकपाल का मूवमेंट खड़ा किया गया, और फिर उसको बाद में तहस नहस किया गया। उसकी वजह से देश को सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि आज लोगों का आंदोलनों पर से और नेताओं के नेतृत्व पर से विश्वास उठ गया। अब कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करने के बाद इन्होंने अब दिल्ली के इलेक्शन में भी यही कोशिश की। आप ये देखिए कि हर उस जगह पर जहां पर की चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी, केजरीवाल हर बार सक्सेसफुली सारे काम करके चले आते थे। तो जब तक ऐसी शय न मिले किसी रूलिंग पार्टी की, तब तक कोई भी मूवमेंट ऐसे नहीं चलाया जा सकता। उसके बावजूद भी इन्होंने अपने आप को ईमानदार दिखाया और घपले घोटाले किए सो अलग। इस बात से अन्ना नाराज हुए, वो उनसे अलग हो गए, और इसके बावजूद भी उनका नाम ये इस्तेमाल करते रहे। तो इन्होंने कई पाप किए हैं। इन्होंने सबसे बड़ा पाप ये किया है कि देश की जनता की एनर्जी का जो लॉस किया है और असली मुद्दों को जो दबाया है। जन लोकपाल जैसा विषय उठाया जरूर, पर उसको भी बिगाड़ करके रख दिया। तो आज मैं तो यही कहूंगा कि जो असली एक्टिविस्ट हैं, जो सही लोग हैं, जैसे स्वामी रामदेव जी हैं, वो अब इस मुद्दे को अपनी तरफ ले करके और इस विषय को आगे लेकर के चले, क्योंकि ये देश के लिए जरूरी है। और ऐसे बेईमानों के ऊपर से जब से पर्दाफाश हुआ है, तब से लोगों को अब एक नए विश्वास की जरूरत है, और लोग ऐसे एक्टिविस्ट जो ईमानदार हैं वो सब एक साथ आए, आगे आए और इन विषयों को जरूर जनता के लिए आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। जिस प्रकार से इनके ऊपर आरोप लगे, उनमें यह भी आरोप लगा, जो अभी स्कॉलर ने भी कहा, कि बाबा रामदेव के ऊपर तो एक दिन में 81 आरोप पत्र दाखिल हुए, FIR दाखिल हुए, केसेस दाखिल हुए। लेकिन केजरीवाल अगर कांग्रेस के विरोध में है तो केजरीवाल के ऊपर इतने दिनों के बाद भी एक भी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? क्या ये उनके ही पिट्टू है? ये जो आरोप उनके ऊपर लगता है, इसकी सफाई भी उनको देना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सुरेश जी, मैं विकास बोल रहा हूँ दिल्ली से। बोलिए विकास जी। मुझे ये बोलना है कि जैसे जब भी चुनाव आते हैं दिल्ली में, या राजनीतिक चुनाव होते हैं जब भी, तो हमेशा राजनीतिक पार्टियों पे कीचड़ उछाला जाता है। अब अरविंद केजरीवाल ने जो नई पार्टी बनाई है, आप देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल मान लीजिए गलत इंसान होते तो वो इनकम टैक्स कमिश्नर के पद से उन्होंने केवल इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि वो एक ईमानदार। ऐसा कहना भी गलत है, क्योंकि क्या आप सारे इनकम टैक्स वालों को बेईमान कह रहे हैं? आपको पता है कि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ऐसा कहने पर केजरीवाल के ऊपर आपत्ति जताई है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उन्होंने, देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप सड़क से जाते हुए खून कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया इसलिए आप ईमानदार हैं। ये कहना गलत है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम
आम आदमी पार्टी पर इतना कीचड़ उछाल रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए ना कि कांग्रेस और बीजेपी के पास, इनके पास तो इतना ब्लैक मनी से जो पैसा आता नहीं नहीं, हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं, हम तो उल्टा कह रहे हैं कि हमारी खुद की निराशा हुई। आप शायद विकास जी अगर सुदर्शन को पहले से जानते हैं तो अरविंद केजरीवाल के अन्ना के आंदोलन को सबसे पहले अगर किसी ने दिखाया तो सुदर्शन ने दिखाया था। बिल्कुल बिल्कुल। इस देश में जन लोकपाल इस कंसेप्ट पर भारत में पहला जो कार्यक्रम हुआ वो सुदर्शन पर हुआ था। अरविंद केजरीवाल खुद मेरे घर पर भी आ चुके हैं, मैंने उनको कई भी प्रकार की मदद की है। हम एक आंदोलन के तौर पर भारत में अगर देश बचाने के लिए कोई भी आंदोलन करता है तो उसके साथ है राजनीतिक दल बनाने का भी हर किसी व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आखिर आप एजेंडा किसका चला रहे हैं, इसके ऊपर अगर लोगों को डाउट है तो उनको उस सवाल को पूछने का भी अधिकार होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, लेकिन उसके पहले कारण देखते हैं कि क्या कारण है। देखिए, आपके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने को बनाई थी। आज उसी पार्टी का भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ गया है। एक स्टिंग ऑपरेशन में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी अवैध तरीके से पैसा वसूल करते दिखाए गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो पार्टी बिना सत्ता के धन वसूल करने में सबसे आगे हो, वो सत्ता आने के बाद कैसे भ्रष्टाचार से लड़ सकती है। काले धन पर काला नजरिया। केजरीवाल ने काले धन के खिलाफ भी आवाज उठाई थी, लेकिन आज केजरीवाल के पदाधिकारी स्टिंग ऑपरेशन में काला धन लेते दिखाए गए हैं। बिना रसीद के धन उगाई आम आदमी पार्टी की पोल खोलने के लिए काफी है। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया आपने। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप पार्टी के कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर अपराध के और भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं। केजरीवाल ने अन्ना को धोखा देकर जो पार्टी बनाई थी, उससे लोगों को उम्मीद थी कि केजरीवाल साफ सुथरी राजनीति करेंगे, मगर केजरीवाल तो दूसरे दलों से भी कई गुना आगे निकले। केजरीवाल ने करोड़ों रुपए प्रचार में खर्च किए। केजरीवाल ने पार्टी बनाते वक्त कहा था, हम दूसरी पार्टियों की तरह प्रचार के लिए ना तो धन देंगे और ना ही लेंगे। लेकिन आपका प्रचार टीवी से लेकर अखबारों तक हर जगह हो रहा है। आप पार्टी द्वारा धन उगाही तो आप सभी लोग स्टिंग में देख ही चुके हैं। वोट के लिए सांप्रदायिकता की राजनीति। जन लोकपाल आंदोलन के वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से केजरीवाल ने इस वजह से दूरी बनाने की बात की थी क्योंकि संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। केजरीवाल ने राष्ट्रवादी संगठन संघ को तब सांप्रदायिक कहकर संघ के सहयोग को नकारा था, लेकिन आज केजरीवाल वोट की खातिर दिल्ली से बरेली जाकर दंगे फैलाने के आरोपी से मुलाकात करते हैं। आप ऐसे में खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं क्यों केजरीवाल दंगों के आरोपी मौलाना से मिले। दल बदलू लोगों को आपका टिकट। केजरीवाल कहते थे हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग आदर्शवाद की राजनीति करती है, मगर केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों से आए लोगों को टिकट देकर अपनी पार्टी के आदर्श खुद ही बता दिए। आपके नेता देश को तोड़ने की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रशांत भूषण कश्मीर को देश से अलग करने की बात कहकर देश के प्रति अपनी श्रद्धा पहले ही दिखा चुके हैं। वैसे आतंकियों का मुकदमा लड़ने वालों से देश उम्मीद भी और क्या लगा सकता है। आम आदमी पार्टी सबसे पहले अमीर बन गई। आम आदमी पार्टी ने लोगों से खुद को चंदा ना देने की अपील की है। इससे पता चलता है आम आदमी पार्टी सबसे अमीर हो गई है। लेकिन आपके पदाधिकारी स्टिंग ऑपरेशन में खूब अवैध धन की उगाही करते हुए दिखाए गए हैं। ये कारण है और ये आपने भेजे हुए कारणों के साथ आप परिणाम और उपाय भी भेजिए जिसको हम अपने स्क्रीन पर दिखाएंगे। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल जा रहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं अरविंद केजरीवाल का। जिस व्यक्ति के बारे में लोगों को आशा थी उनको उन्होंने कैसे निराश किया, यह केजरीवाल अब एक बड़ा उदाहरण बना है क्योंकि इस देश के आम आदमी ने अन्ना हजारे के थ्रू इनके ऊपर विश्वास किया था। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात सुनते हैं। जय हिंद। सुरेश जी बोलिए। हम इकबाल बोल रहे हैं। बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल ने जो पार्टी बनाई आम आदमी पार्टी, इससे सबसे पहले तो उनकी पार्टी में आत्महत्या हो रही है
और दूसरी बात कि इन्होंने अन्ना जी का जो इस्तेमाल किया, जो आदमी अपने गुरु का इस्तेमाल कर लेता है राजनीति के अंदर, तो वो दिल्ली की जनता का क्या होगा सर। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता को जागरूक होना चाहिए। किरण बेदी जी, वीके सिंह जी जैसे बड़े अच्छे लोग जिन्होंने इनका साथ छोड़ दिया, और ये दिल्ली की क्या जनता इनको साथ देगी। ये सपना है और इनका सपना ही रहेगा। बस यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। उनको सपना देखने का अधिकार है और अपना सपना तोड़ने के लिए वो स्वतंत्र भी है, लेकिन इस देश का सपना कोई तोड़े ये कदापि सहन नहीं किया जा सकता, जो केजरीवाल कह रहे हैं, और उसी पर आपत्ति है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोल रहे हैं अमृतसर तो जी। हाँ हाँ जी, हेलो बोलिए। हाँ जी सर, मैं बोल रहा भी ਜਿਹੜਾ केजरीवाल ਤੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਚੋਰ ਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਚੋਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਦਵਾ ਦਵਾ ਉਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਾਂ ਧਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। हाँ, हम तो यही कह रहे हैं कि चोरों के साथ ईमानदार जिसको कहा था वो भी अगर चोर निकलता है तो देश को तो दुख होता है ना। अगर राजनीति में सारे ही चोर है तो फिर राजनीति में लोग जाए कैसे और किसके ऊपर भरोसा करे, ये बात है। अगर भरोसा करने लायक कोई है नहीं तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा। अगले कॉल। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। सुशील गुप्ता जयपुर से। हाँ, ये साहब अरविंद केजरीवाल जी जो सेल्फिश आदमी है, इनने अन्ना हजारे जी संत पुरुष थे, उनने एक संत पुरुष बाबा रामदेव के काले धन के का आंदोलन को सपोर्ट किया था, और लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इस आंदोलन को हाईजैक किया, जनता के साथ मतलब धोखा किया, और अपने आप को एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की राजनीतिक इच्छा को पूर्ति के लिए इनने इस आंदोलन को कुचला, और कुचल करके इनने एक आम पार्टी बनाई। हाँ। लेकिन उसके अंदर भी मतलब क्या है कि सारे ही भ्रष्ट व्यक्तियों को इनने टिकट दिए। इनने आम आदमी को तो टिकट दिया ही नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस में आकर के और इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए इससे देश को बचना चाहिए और अपने विवेक को काम में लेकर के वोटिंग करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी, जय श्री राम भाई साहब। बोलिए। मैं मध्य प्रदेश रानीपुर से डॉक्टर डी.बी. पांडे बोल रहा हूँ। बोलिए पांडे जी। एक्चुअली ये जो अपने केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी, एक सत्ता पार्टी बनाई हुई थी, लेकिन हर आदमी तो चोर बसा हुआ है। तो अब सबसे बड़ी पार्टी यह बननी चाहिए कि सत्यता की पार्टी। सत्यता तो गोल हो चुकी है, कोई ना कहीं से कोई ना कोई करप्शन किसी ना किसी के ऊपर रहता है, कोई भी सच्चा आदमी नहीं है। तो आम आदमी और आम जनता को जागरूक होना चाहिए कि अपन जो भी व्यवहार करें, किसी से भी व्यवहार करें तो सत्यता का व्यवहार करें, तो ये देश और सब कुछ सुधर सकता है। नहीं तो ये कोई ना करप्शन तो सबके ऊपर रहता ही है। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल ने अपने मंच पर भी कुछ ऐसे लोगों को लाया जो अन्ना के मंच को अपवित्र कर गए, जिसमें ओमपुरी अपनी पत्नी के साथ छोड़ने और पत्नी को मारपीट करने का आरोप है। दूसरा ही उसमें आमिर खान जो अपने पत्नी को छोड़कर और दूसरी पत्नी करने और उसको पहली के खिलाफ क्या क्या हुआ हम सब जानते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने प्रमोट किया और मंच पर आप कुछ ऐसे वीडियो देख रहे हैं। ये वो विजुअल है जो आज इन्होंने प्रचार के दौरान जंतर मंतर पर शायद ये दिखाया है। इसका ऑडियो भी जरा खोलिए, लोगों को पता चले। ये अरविंद केजरीवाल के मंच पर कैसे फिल्मी गाने चल रहे हैं। बस आप ऊपर टोपी पहनिए, नीचे कुछ नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा। इस स्टाइल में अरविंद केजरीवाल की टोपी का प्रचार चल रहा है और पॉप म्यूजिक से लेकर तमाम प्रकार के डांस वहां पर होने के आरोप भी लग रहे हैं। हम पूरा विजुअल तो यहाँ पर नहीं दिखा सकते, लेकिन ये लाइव विजुअल भी अब यहाँ पर ANI से जो हमारे पास आ रहे हैं वो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। मजा करना आता है, मजा चखाना भी आता है कि नहीं? चलिए ये थोड़ा सा, ये है आम आदमी का म्यूजिक।
चलिए हम इसको ज्यादा नहीं दिखा सकते, लेकिन ये समय का ही दोष है कि केजरीवाल बदल गए और उनके मंच पर कभी रघुपति राघव होता था, कभी इनकलाब के नारे लगते थे और अभी समय के दोष के नारे लग रहे हैं। लगता है समय सचमुच गलत है, खराब है और इसलिए केजरीवाल जैसा ईमानदार कहे जाने वाले आदमी के ऊपर सवाल या निशान भी उठ रहे हैं। अगले कॉल। जय हिंद। मैं केडी पांडे झांसी से बोल रहा हूँ। बोलिए पांडे जी। अपने मंच से अन्ना जी अपने मंच से बोला करते थे कि माल खाए नाच करे बंदर और माल खाए मदारी। तो सीधी सी बात है, उस लोकोक्ति को केजरीवाल जी ने पूरी तरीके से चरितार्थ कर दिया। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि अन्ना जी की सारी मेहनत को, जिंदगी भर की सारी मेहनत को, जो देश का इतना बड़ा आंदोलन आजादी के बाद चलाया, उसे इन्होंने हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन ये हाईजैक नहीं कर सके। ये एक भीरू, पलायनवादी और स्वार्थी व्यक्ति है कि किसी भी बात का विश्वास करना एक अपने आप पर खुद को धोखा देना है। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी, मैंने इनके मुंह से तो आज तक जितनी बीजेपी के बारे में बुराइयां सुनी है उतनी मैंने कांग्रेस के बारे में नहीं सुनी। जितनी इनको जिनका समर्थन करना चाहिए था रामदेव बाबा के आंदोलन में, इनको जहाँ जाना चाहिए था ये नहीं गए और अपने ही आंदोलन में पता नहीं कितने सिंगर और ऐसे लोगों को बुलाया है जिन्होंने आज तक अभी देश हित में कोई कार्य नहीं किया है। सुरेश जी, मैं आपके मंच पे एक और आपसे भी सवाल करना चाहूंगा। हेलो कि धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ भी अपनी बात को कह सकते हैं, हम कहेंगे कम शब्दों में और अपने तर्कों के साथ बात को कहे। जय हिंद। हेलो नमस्ते। बोलिए। इसके बारे में बोला। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते सुरेश जी। हाँ। सबसे पहले तो बड़ा आंदोलन इसने खड़ा किया रामदेव जी, और रामदेव जी ने किया। हाँ। और अन्ना ने और केजरीवाल ने रामदेव जी को धोखा दिया। हेलो। हाँ, उन्होंने धोखा दिया। और ये अन्ना हजारे को आप जरा अरविंद केजरीवाल के बारे में जरा बोलना चाहिए। बिल्कुल, अन्ना क्या बोलते हैं लोग सुन रहे हैं। धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं कि यह बाटला हाउस इनकाउंटर, जहां पर सरकार, देश, दिग्विजय जो भाषा बोलता है या देश के देशद्रोही जो कुछ विदेश में बैठने वाली ताकतें वो जो भाषा बोलती है, ये भाषा राजनीति के लिए अर्थात वोट के लिए केजरीवाल ने भी बोली है। सुनिए। बाटला हाउस मामले में वो एनकाउंटर सही था कि गलत था, इसके ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। जब वो एनकाउंटर हुआ तो उसके तुरंत बाद प्रशांत भूषण जी और एक सिटीजन्स की कमेटी बनी थी जो मौके पे गई थी और उन्होंने वहां के सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इकट्ठे किए थे। उनको इस बात पे शक था कि वो एनकाउंटर फेक है, उन्हें लगा कि वो एनकाउंटर फेक है। उस बेसिस पे जो उन्होंने सबूत इकट्ठे किए थे, प्रशांत भूषण जी ने उसके ऊपर हाईकोर्ट के अंदर PIL फाइल की और ये डिमांड की, आप तो केवल जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, उन्होंने डिमांड की कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को ये मामला दिया जाए। कई बार तो लगता है कि केजरीवाल उनके साथी कुछ लोगों के कारण बिगड़ गए हैं, जिसमें एडवोकेट प्रशांत भूषण एक ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने आतंकवादियों के भी वकील पत्र लिए और उन्होंने ही बाटला हाउस इनकाउंटर के बारे में केजरीवाल की राय को बनाया। लेकिन नेता वो है जो समाज के आगे चलता है और समाज को अपने पीछे लेकर चलता है। नेता कौन किसका है और फिर नेता नीति निर्धारण करता है। अगर ये नीति है तो ये राष्ट्र विरोधी नहीं तो और क्या है। अगले कॉल। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। जय हिंद। मैं देवानंद सिंह बोल रहा हूँ यूनाइटेड किंगडम से। हाँ सर जी, मुझे बस यही कहना है, अपने देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ मैं विदेशी धरती से। हाँ। कि जो भी इंडिया में जो तीसरी पार्टियां खड़ी हो रही हैं, ये देश की राजनीति के लिए अच्छे कदम नहीं है। जैसे आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, तमिलनाडु को देख लीजिए, जहां जहां तीसरी पार्टियां खड़ी हुई हैं और बिल्कुल देश की राजनीति को चौपट कर दिया और देश वो स्टेट बिल्कुल विकास नहीं कर रहे हैं जहां पे तीसरी पार्टियां खड़ी हैं। तो हमारा यही अनुरोध है कि बस और पक्ष और विपक्ष में अच्छे को देख करके वोटिंग की जाए और देश को आगे बढ़ाने में मदद की जाए। जितनी भी पार्टियां खड़ी होंगी देश को नुकसान है। बस यही कहना है मुझे आज के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए।
जय हिंद सर। हाँ जय हिंद। जय हिंद सर, मैं मनीष कोटवानी बोल रहा हूँ अकोला से। हाँ, आज जो आम आदमी पार्टी है जो दावा करती थी सबका पोल खोलने का, उसकी पोल खुल गई है। हाँ, और पहली बात तो ये एक एक हिसाब का दावा करती थी, एक एक हिसाब रखा जाता है हमारी पार्टी में। आज कहाँ गया इनका हिसाब? इन्होंने वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट पे दावा करके एक एक पाई का हम हिसाब रखते हैं। आज कहाँ गया इनका हिसाब? धन्यवाद। और वेबसाइट पर वो कैश वाले हिस्सा नहीं डाल सकते ना जो स्टिंग ऑपरेशन पर आया है। आइए, रामदेव बाबा इनके बारे में क्या कहते हैं। जिन रामदेव बाबा ने इनको बड़े बड़े मुद्दे दिए, मंच दिया और पहली बार लोगों के सामने सार्वजनिक बड़े मंचों पर अरविंद केजरीवाल आए, वो बाबा रामदेव इनके बारे में क्या कहते हैं, देखिए। उनकी आत्मा को, पिता की आत्मा को ठेस पहुंचाना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से आदरणीय अन्ना हजारे जी ने आर्थिक शुचिता को लेकर के जो प्रश्न उठाए और अब स्टिंग ऑपरेशंस के माध्यम से जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे पूरे देश में एक निराशा पैदा हुई है कि जो लोग सच्चाई का, ईमानदारी का, नैतिकता का, राजनीति के शुद्धिकरण का झंडा हाथ में लेकर के, झाड़ू हाथ में लेकर के चल रहे थे, उन्हीं लोगों के जिस तरह के प्रथम दृष्टया चरित्र सामने आ रहे हैं वो बहुत शर्मनाक है। इस पूरे मामले में जबकि चीजें सामने आ चुकी हैं आर्थिक शुचिता को लेकर के, और श्री अरविंद के एसएमएस से जो चीजें दिखाई जा रही हैं वो तो बहुत बड़ा शक पैदा करती हैं। मुझे लगता है आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को इस पूरे संदर्भ में पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, यदि कोई कुछ गलत भी हुआ है तो उसको जो है पूरी प्रामाणिकता के साथ स्वीकार करना चाहिए। और जो उन्होंने संकल्प व्यक्त किया था कि सारी राजनीतिक पार्टियां भ्रष्ट हैं और हम इस राजनीति में श्रेष्ठता को लेकर के आएंगे। एक राजनीतिक पार्टी के किसी मुखिया ने 1 लाख रुपए की रिश्वत की बात जब सामने आई तो पूरे देश के लोगों ने कहा अरे भाई ये गलत हो गया, और पार्टी ने उसको निकाल दिया। और उसके ऊपर जो है आदरणीय केजरीवाल जी और उनके मित्रों ने बहुत प्रश्न चिन्ह लगाए, और लगाने भी चाहिए। जो व्यक्ति गलत है उसका कभी साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन जो दोष दूसरों में बता रहे थे वो दोष खुद में ना आए, ये भी तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लोग कहते हैं राजनीति में जाकर के लोग गलत हो जाते हैं, यहाँ तो राजनीति में प्रवेश से पहले ही जो कुछ दिख रहा है वो शुभ लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। ये उनका बयान है बाबा रामदेव, जो आज इतने क्रेडिबल व्यक्तित्व के तौर पर ऐसे आंदोलन को चला रहे हैं, जो जिस आंदोलन की नींव उन्होंने रखी और उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो सूरज जी। हाँ नमस्ते सर। सबसे पहले तो मुझे धन्यवाद कहना था आपका कि ये चैनल शुरू करने के लिए। हाँ अच्छा, मैं अभी आम आदमी पार्टी के बारे में एक तो चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये कि इनकी जो कार्य प्रणाली, जो काम करने की जो पद्धति है, ये जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां होती हैं कि जो सरकार को, जनता को सरकार के खिलाफ करती हैं, ये कुछ उस तरह की ये टेक्निक अपना रहे हैं कि ये लोगों के दिलों में यही डाल रहे हैं कि क्या कहते हैं बीजेपी चोर है, कांग्रेस चोर है, सब चोर है। तो ये मीन्स एक तरह से निराशावाद पैदा कर रहे हैं, जो कि घातक हो सकता है समाज का। अभी इस तरह से निर्माण तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। और मैं अभी बात करना चाहूंगा उनकी स्टिंग ऑपरेशन की। आप देख सकते हो कि वो जो शाजिया इल्मी की जो स्टिंग ऑपरेशन थी, हेलो, हाँ, तो उसमें वो साफ साफ कह रही है कि उनके वॉलंटियर्स 20-20 हजार रुपए में काम करते हैं, और उनके जो पीए हैं सिद्धार्थ, वो भी ये बात बोलते हैं कि वो दिन में रोज 20,000 लोगों को कॉल करते हैं। अभी 5-6 दिन पहले ही अन्ना हजारे की सीढ़ी आई थी, उसमें वो कह रहे हैं कि उनके कॉल डाटा जो थे, जो कलेक्ट हुए थे, वो सब चोरी हो जाते हैं। केजरीवाल जी ने उनको वापस लौटाए नहीं और वो पार्टी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो ये जो 20-20 हजार लोगों को जो कॉल करते हैं ये इनके पीए, ये वही कॉल डाटा हो सकते हैं। और दूसरा बात ये मान भी रहे हैं कि ये जो डोनेशन लेते हैं बिना रसीद के, ये इनको किसी दूसरों में खर्च कर देते हैं, जो कि चुनाव आयोग के भी जो ये है निर्देश है उनके खिलाफ है। तो ये उसका उल्लंघन। ये आप देखिए वहां पर ठुमके लग रहे हैं और साथ में खड़े अविश्वास वहां पर भजन की तालियां बजा रहे हैं। अगले कॉलर के पास ये देखिए, आवाज जरा सुनिए। ये उम्मीदवार हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, उनकी बात भी सुनाएंगे। जय हिंद। जय हिंद सर, राजकुमार शर्मा रेणुकूट सोनभद्र से। बोलिए। आम आदमी पार्टी स्टिंग को लेकर जो कोहराम मचा हुआ है वह राजनीति में नया नहीं है। दरअसल ये आम आदमी पार्टी की अपरिपक्वता का नतीजा है। ऐसी बात तो अन्य दलों में भी होती है। फर्क यही है कि आम आदमी पार्टी अभी शैतान है और अन्य पार्टियां कोई जवा तो कोई प्राण। लिहाजा आपके चरित्र पर इतना जल्दी झाड़ू लगाना उचित नहीं है। हाँ, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कुमार विश्वास ही क्यों न हो। आम आदमी पार्टी का अस्तित्व पे आना भारतीय राजनीति का ट्रांजिशन फेज है। इसका आना ही युवाओं को राजनीति की तरफ जाने को प्रेरित करता है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल हम यही कह रहे हैं और इसी आशा के साथ हमने भी कभी भी आज तक सुदर्शन से आम आदमी पार्टी, खास करके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई कार्यक्रम नहीं किया था, क्योंकि जब गंदगी में घुसकर किसी को कार्यक्रम का अपना काम करना है तो उसको थोड़ा सा मौका और मोहलत देना जरूरी है। लेकिन इतने लंबे समय के बाद जब लग रहा है कि और नीचे धंसते जा रहे हैं तो उनको आगाह करने के लिए और हिंदुस्तान का आवाज उन तक पहुंचाने के लिए हमको ये कार्यक्रम करना हम अपनी मजबूरी समझते हैं और हमने वो किया और उन तक ये बात हम पहुंचाएंगे और आशा करेंगे कि वो जरूर इस दिशा में, सुधरने की दिशा में आगे बढ़े। अगले कॉल के पास भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले इनके एक बहुत ही करीबी साथी जो जरूर इनको डुबा कर लेके जाएंगे, ऐसे प्रशांत भूषण कश्मीर के बारे में क्या कहते हैं, देखिए। देश में रखना हमारे देश के लिए ही घातक होगा, देश की सारी जनता के लिए घातक होगा, सिर्फ वहां की जनता के लिए नहीं, पूरे देश की जनता के लिए जनहित में नहीं होगा। इसलिए मेरी राय ये है कि हालात वहां नॉर्मलाइज करने चाहिए, आर्मी को वहां से हटाना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को खत्म करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वहां की जनता हमारे साथ आए। अगर उसके बाद भी हमारे साथ नहीं है, अगर वो जनता वहां की ये चाहती है कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि वहां पर प्लेबिसाइट कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। ये महाशय जो बात बोल रहे हैं ये आपके हमारे उस कश्मीर के लिए है जिसके लिए हम जान देंगे लेकिन कश्मीर नहीं देंगे, ऐसा कहते हैं। उस कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा ये अपनाना चाहते, कहते हैं कि वहां पर जनमत कराया जाए। पाकिस्तान के दबाव, लालच और देशद्रोही मानसिकता के प्रेरक वहां के जो चंद लोग हैं उनके दलाल के तौर पर ये बातें कहते हैं और इसलिए इनको चेंबर में जाकर कुछ देशभक्त लोगों ने थप्पड़े भी मारी है, लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरे हैं। बाटला हाउस से लेकर तमाम ऐसे ऐसे विषय कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए। लगता है ये वोट पाड़ने में इतने माहिर है कि अन्ना के आंदोलन में जितने लोग जुड़े सब दूर क्यों होते गए। दूर करना चाहिए, इनकी नीति है और मुख्य आसन अपने पास दबो के रखना चाहिए, ये इनकी चाल है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद सर। सर मेरा ये मानना कि केजरीवाल सिर्फ जो है बटा है और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नाम पर लोगों को बनाया। चलिए, आवाज ठीक नहीं आ रहा, हम परिणाम देखते हैं कि क्या परिणाम होंगे अगर ऐसी ही बातें आगे होती रही तो। देखिए,
अरविंद केजरीवाल से जनता की उम्मीद खत्म हो जाएंगी। केजरीवाल ने पार्टी बनाते वक्त लोगों से अलग राजनीति करने का वादा किया था, जिसमें कहा गया था कि आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलेगी, मगर केजरीवाल की करतूतों का खुलासा इतनी जल्दी हो जाएगा, ये तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी। हमने तब भी कहा था कि जब केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाकर अपने गुरु अन्ना को धोखा दिया था, हमने तब भी कहा था जो आदमी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपने गुरु को लात मार सकता है, वो जनता का कैसे हो सकता है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में दूसरी पार्टियों से भी आगे निकल जाएगी। भ्रष्टाचार, अपराध और सांप्रदायिकता की राजनीति में तो आप वाले इतनी जल्दी मेडल हासिल कर चुके हैं, अब आगे केजरीवाल की राजनीति कहां तक जाएगी, ये देखने वाली बात है। आप सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी हो जाएगी। आपने लोगों से अपील की है कि आम आदमी पार्टी को अब चंदे की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पदाधिकारी अवैध रूप से स्टिंग में धन वसूलते दिख रहे हैं। इससे पता चलता है कि आपका चंदे का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर डालना कितना सच्चा है। अब क्या आम आदमी पार्टी अवैध धन वसूली को अपनी वेबसाइट पर डालेगी? वोट बैंक की राजनीति में सबसे आगे। वोट बैंक की राजनीति की वजह से ही चुनाव आयोग ने आपको नोटिस जारी किया है। दरअसल आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आतंकियों को रिहा करने की बात कही थी। वोट के लिए सांप्रदायिकता की राजनीति बढ़ जाएगी। सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां धर्म के आधार पर आरक्षण देकर पहले से ही सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है। इससे आगे जाकर केजरीवाल अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए दंगा फैलाने के आरोपी से समर्थन की मांग करते। अरविंद केजरीवाल ये दंगा फैलाने और खास करके जातिवाद और मुस्लिम परस्त राजनीति की जो इस देश में एक राजनीति चल रही है उसके विरोध में शुरू में बोलते थे, लेकिन जब उसके बाद वो वहां पर शरण गए और खास करके क्या कहने के बाद शरण गए आपको दिखाते। इमाम बुखारी क्या कहते, एक विवादित व्यक्तित्व इमाम बुखारी, जिनके ऊपर कई एफआईआर होने के बावजूद उनको अरेस्ट नहीं हुआ ऐसा कहा जाता है, वो अरविंद केजरीवाल के आंदोलन के समय उन्होंने कैसी भूमिका ली, उसके बावजूद भी वो उनको शरण गए। देखिए अरविंद केजरीवाल के या खास करके अन्ना के आंदोलन के वक्त इमाम बुखारी ने क्या कहा था। जो कमेटी बनी है उसमें कोई मुसलमान मेंबर नहीं है, तो ऐसा लगता है मुसलमान ये महसूस करता है, आम मुसलमान जो मेजोरिटी है उनकी, कि मुसलमानों को क्यों नजरअंदाज किया गया। मुसलमान वंदे मातरम या भारत माता की जय के नारे किसी कीमत पर नहीं लगा सकता, क्योंकि जब ये बिल्कुल तय है कि मुसलमान खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करता, तो वो ये नारे कैसे लगाएगा, भारत माता की जय के नारे कैसे लगाएगा। मुल्क का जहां तक मामला है, मुल्क के लिए वो हर। यह है इमाम बुखारी, जिस इमाम बुखारी ने कहने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इसको खुले मंच से आवाज देनी चाहिए थी, चैलेंज करना चाहिए था। देश का राष्ट्रवादी मुसलमान अरविंद केजरीवाल के साथ होता, लेकिन वो इनके पीछे भागने गए, इनके पीछे गए, इनकी याचना करने गए और इमाम बुखारी के इस देशद्रोही शब्दों का भी उन्होंने एक तरीके से समर्थन किया। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम पीयूष है और मैं पहले आम आदमी पार्टी में रह चुका हूं। हाँ। मैं अरविंद केजरीवाल जी से जानना चाहता हूं कि ये हर मंच में जाके एक एक प्रश्न सबसे एक अपील करते हैं कि धर्म की बात ना करें, जनता की बात करें, सिर्फ मुद्दों की बात करें। हेलो। हाँ हेलो, बोलते रहिए। हाँ जी, मुद्दे की बात करें। मैं अरविंद केजरीवाल से ये जानना चाहता हूं कि जब वो धर्म से ऊपर रह के राजनीति करते हैं और बात करते हैं, तो क्या वो हमारे संविधान की धारा 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवाने के लिए अपना योगदान देंगे या कम्युनल वायलेंस बिल जैसे ही बिल पास करवाएंगे? ये मैं जानना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब राजनेता आप बन चुके, सत्ता का दावा आप कर रहे, सरकार बनाने की बात आप कर रहे, तो आपको कुछ मुद्दों के ऊपर अपनी बात को रखना पड़ेगा। यहां पर जो विभिन्न प्रकार के बिल सरकार लाने के लिए आगे कदम बढ़ा रही है और अपने पंजे को खूनी करने की स्टाइल में जो बातें हो रही है, वो किस तरीके से उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल भूमिका निभाएंगे, ये भी इनको बताना पड़ेगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। राजकुमार जी क्या कहना है आपको? हाँ सर, प्रणाम करता हूँ मैं आपको। मैं आम आदमी के पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ मैं। हाँ।
हाँ, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था सर कि मतदाता जो है, हेलो, हाँ, आप भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था सर कि आप मतलब जो मतदाता है उनको ये बिलीव नहीं होता है कि बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता हिंदुस्तान में। तो मैं ये जवाब चाहता हूँ कि आपकी सरकार अगर बनती है तो आप आगे क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल, है ना। धन्यवाद। साथ में इनको ये भी उत्तर देना पड़ेगा कि अगर दिल्ली में त्रिशंकु स्थिति बनती है, अगर दिल्ली में इनके पार्टी के इतने उम्मीदवार आते हैं कि कोई भी सरकार बनाए उसमें इनकी निर्णायक भूमिका होगी, तो उस स्थिति में कांग्रेस के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे या दोबारा चुनाव की स्थिति में आएंगे? इनकी भूमिका क्या है, ये भी सवाल चुनाव के पहले इनको लोग पूछ रहे हैं, जिसका जवाब अभी तक उनके तरफ से नहीं आया है। हम अपनी ही सरकार बनाएंगे ये कहकर ये अपनी बात को टाल रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, मैंने बहुत पहले राजीव दीक्षित जी की एक वीडियो सुनी थी। हाँ। और उसमें उन्होंने उस समय ही बोला था कि जो व्यक्ति एनजीओ के लिए विदेशी कंपनी से फंड लेता है वो देश का हित कभी नहीं कर सकता। अब अरविंद जी को ही देखिए, उन्होंने जिसका सपोर्ट लिया उसी को पीछे धकेल दिया। तो आम आदमी एक आम आदमी का क्या भला करेगा? धन्यवाद। धन्यवाद। इन्होंने क्या कहा था जब पार्टी बनाई थी, राजनीतिक दल जब बनाया था तब इन्होंने क्या कहा था, ये हम आपको दिखाते हैं। जनता से हमारा वादा है कि जिस कानून के लिए अन्ना हजारे जी 13 दिन तक रामलीला मैदान में अनशन पे बैठे थे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 15 दिन के अंदर सबसे पहले उसको दिल्ली में लागू करेंगे और इन भ्रष्टाचारी नेताओं को 6 महीने के अंदर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। इन्होंने ये भी कहा था कि हालांकि ये बहुत लंबा था लेकिन हम आपको कुछ ही हिस्सा बता पा रहे हैं, लेकिन जो अपने दल के ही लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जमीन आदिवासियों की हड़पने के आरोप लगे हैं, जिनके ऊपर हिमाचल में अनैतिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जमीन लेने के आरोप लगे हैं, नोएडा में फार्म हाउस लेने के आरोप लगे हैं, बहुत बड़ी कोठी या जमीन को सस्ते में दिखाकर स्टैंप ड्यूटी चुराने के आरोप प्रशांत भूषण पर लगे हैं, उनके बारे में इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी जवाब इनको देने पड़ेंगे। हम यहां पर आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखें, केजरीवाल के राजनीतिक षड्यंत्रों को समझा जाए। वैसे तो केजरीवाल की निजी महत्वाकांक्षा अन्ना आंदोलन के वक्त ही समझ में आ गई थी, लेकिन फिर जनता ने सोचा हो सकता है केजरीवाल राजनीति में आकर आदर्शवाद की राजनीति करें। मगर केजरीवाल के पार्टी में हुए खुलासों ने सबकी आंखें खोल दी हैं। अन्ना हजारे केजरीवाल जैसे लोगों को पहचाने। केजरीवाल की वजह से कुछ लोगों ने अन्ना हजारे पर उंगली उठाई, लेकिन अन्ना हजारे ने खुद को केजरीवाल से अलग करके अच्छा ही किया। केजरीवाल तो आज भी अन्ना का नाम अपने कई प्रचार कार्यक्रमों और प्रचार सामग्रियों में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अन्ना ने आगे आकर केजरीवाल का पर्दाफाश करके सही किया है। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के षड्यंत्रों को जाने। हर जगह आम आदमी पार्टी अपने आप को दूसरे राजनीतिक दलों से अलग दिखा रही है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की हकीकत सबके सामने आ गई है। केजरीवाल जनता की भावनाओं का ध्यान रखें। केजरीवाल को याद रखना चाहिए, जनता उनके साथ सिर्फ इसलिए जुड़ी थी क्योंकि उसे केजरीवाल से आदर्शों वाली राजनीति की उम्मीद थी, लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी ने जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे में केजरीवाल को याद रखना चाहिए, जनता किसी भी राजनीतिक दल या फिर राजनेता को तभी तक सिर आंखों पर बैठा सकती है जब तक उसे अपने हित में काम करने की उम्मीद हो। अगर ऐसा नहीं होता तो जनता उसे पटकने में भी देर नहीं करती। यह आपने भेजी हुई स्थिति कारण परिणाम उपाय हमने आपके सामने दिखाया है। हम आपको इस कार्यक्रम के अंत में यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि देश के हर नागरिक को राजनीति करने का अधिकार है, दल बनाने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये उसके संवैधानिक अधिकार है और उसको हम चुनौती नहीं देना चाहते। इस देश में राजनीति गंदी हो चुकी है और अच्छाई के बजाय बुराई बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए अच्छे लोग इसमें आए, ऐसा भी हम चाहते हैं और इसलिए ऐसा करने वाले को बढ़ावा मिले, इसके लिए हम खुद अपने खर्चे से लोगों को समर्थन देने के लिए भी तैयार है। हम अरविंद केजरीवाल के ऊपर करीब 1 साल से भी ज्यादा समय के बाद इसलिए आपत्ति उठा रहे हैं क्योंकि अब उनके खिलाफ बोलने वालों की संख्या समर्थन देने वालों से ज्यादा हुई है और खास करके ऐसे एजेंडे उनके पीछे से चलाए जा रहे हैं जिनके ऊपर संदेह लेना स्वाभाविक है।
राजनीति में अगर कोई इसके सफाई के लिए आता है तो उसके हाथ गंदे होने भी स्वाभाविक है, लेकिन और ऐसे में उसको छूट भी देनी चाहिए क्योंकि वो सफाई करने जा रहा है। लेकिन जब इरादे में लगता है कि सफाई के बजाय कुछ गंद फैलाने वालों को ही एस्टेब्लिश करने का मौका मिल रहा है तो उसके खिलाफ भी बोलना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ने वाले लोगों को लगता है देखकर कि राजनीति के उस खेल में हमाम में नंगों वाली बात कहावत यहां पर सही साबित हो रही। ऐसे में अरविंद केजरीवाल या राजनीति के तमाम सारे जो लोग हैं जो सुधर जाए तो इस देश का भला होगा। हम आशा करते हैं, हमने निंदा करने के लिए नहीं, चिंता करने के लिए और प्रतिक्रिया देने के लिए कार्यक्रम किया था, ये हमने किया है। उनके दल और कार्यकर्ताओं को देखने के लिए कहा था, उन्होंने देखा होगा। हम इसको यूट्यूब पर भी डालेंगे, उन तक भी पहुंचाएंगे और देश क्या कहता है इसको समझेंगे। जनता की फीडबैक की बात करने वाले केजरीवाल इस फीडबैक से जरूर नाराज नहीं होंगे, हम ऐसे अपेक्षा करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।